राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अक्सर हमारे वाक्य से संबंधित प्रश्न गलत हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वाक्य के जो भी भेद होते हैं उनसे संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाक्य रचना। और मैं इस वीडियो के लास्ट में इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए और अच्छे से वाक्य और वाक्य के भेदों को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है वाक्य रचना। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा हम एक बार और रिपीट करते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहा जाता है। वाक्य में कोई भी अगर हम वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए 6 तत्व अनिवार्य होते हैं। अब ये 6 तत्व कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहले है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पद क्रम और छठा है अन्वय्या, जिसे कहा जाता है मेल। अगर ये 6 तत्व किसी वाक्य में नहीं होंगे तो वह वाक्य सही नहीं होता है या वह वाक्य सार्थक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? देखिए, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य। और विधेय, जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह विधेय होता है। यहाँ पर हम उद्देश्य और विधेय को उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, मोहन खेलता है। यहाँ पर देखिए मोहन के बारे में कहा जा रहा है, तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य। और मोहन क्या कर रहा है? मोहन खेलता है, तो यह विधेय है, क्योंकि जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? विधेय। दूसरा यहाँ पर देखिए उदाहरण, मोहन साइकिल से स्कूल जाता है। यहाँ पर देखिए मोहन के बारे में कहा जा रहा है इस वाक्य में, तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और वह क्या कर रहा है? साइकिल से स्कूल जाता है, तो साइकिल से स्कूल जाना मोहन के बारे में हम इसमें बता रहे हैं कि वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो यह हो जाएगा विधेय। देखिए यहाँ पर वाक्य का जो वर्गीकरण है उसको हमने 2 आधार पर यहाँ पर विभाजित किया है। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। एग्ज़ाम में अक्सर यह क्वेश्चन बनते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप जो ऑप्शन में होगा 3, तो आप उसमें टिक करेंगे। अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप जिस ऑप्शन में 8 होगा या 8 होगा उसमें आप क्या करेंगे? टिक। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। आप इनको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आप देखिए बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। देखिए रचना में कितने यहाँ पर वर्ण हैं? 1, 2 और 3। तो आप रचना को आसानी से याद कर सकते हैं 1, 2, 3, यानी कि 3 भेद रचना के आधार पर टिक करना है आपने। और अर्थ, देखिए अर्थ, अ से अर्थ है
और अ से ही 8 होता है। तो आप अ से इसका अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अ से 8 भी होता है और अ से अर्थ भी है, तो 8 में आप टिक करेंगे। और दूसरा है रचना में, देखिए 3 वर्ण हैं, र, च, ना। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपने 3 में टिक करना है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है, केवल क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मोहन पढ़ता है। यहाँ पर देखिए केवल एक उद्देश्य है, मोहन है जिसके बारे में कहा जा रहा है, और क्या करता है, वो पढ़ता है, तो एक ही विधेय है यहाँ पर। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य। दूसरा है, देखिए रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अवयव से जुड़े होते हैं। इसे एक बार और रिपीट करते हैं हम। दो या दो से अधिक इसमें सरल वाक्य जो होते हैं वो संयोजक अवयव से जुड़े रहते हैं। इसमें संयोजक अवयव क्या क्या है, देखिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो। संयुक्त वाक्य को हम यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं उससे स्पष्ट करेंगे। जैसे देखिए, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। तो इसमें देखिए यहाँ पर दो क्या है, उद्देश्य हैं, और दो क्या है, विधेय हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों वाक्य संयोजक अवयव से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर और लगा हुआ है, इसमें दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से। देखिए, पाठ समाप्त हुआ एक वाक्य है यहाँ पर, और घंटी बज गई ये दूसरा वाक्य है, और ये दोनों वाक्य और संयोजक अवयव से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह धनी है। एक यहाँ पर ये वाक्य है, और दूसरा वाक्य देखिए, लोग ऐसा नहीं समझते। और ये दोनों वाक्य संयोजक अवयव किससे, पर से जुड़े हुए हैं आपस में। तो हम इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, देखिए, वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। तो इसमें क्या है, दो उद्देश्य हैं और दो ही विधेय हैं। तीसरा इसमें उदाहरण देखिए, छात्र ने परिश्रम नहीं किया। एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस देखिए, वह उत्तीर्ण हो गया। अब ये दोनों जो वाक्य हैं वो आपस में किससे जुड़े हैं, संयोजक अवयव से, यानी कि इसलिए से इन दोनों को जोड़ा गया है। तो ये सेंटेंस क्या बनता है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। अगला हमारा यहाँ पर रचना के आधार पर देखिए वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तो ये वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव, जैसे देखिए कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि तथापि। तो ये इसमें समुच्चय बोधक अवयव लगा होता है। और इसमें देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य क्या होते हैं, उसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसे हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे मिश्रित वाक्य को। जैसे, नेहा ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेगी। तो इसमें देखिए जो की है वो क्या है, इसमें एक समुच्चय बोधक अवयव है। क्या है, समुच्चय बोधक अवयव। इसमें देखिए मुख्य उपवाक्य क्या है, नेहा ने कहा, और इसमें आश्रित उपवाक्य है, वह और अधिक मेहनत करेगी। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो इसमें जो समुच्चय बोधक अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, यदि, और कौन सा है, तो।
तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने एक आदमी देखा जो घायल था। तो इसमें देखिए जो है वो क्या है, एक समुच्चय बोधक अवयव। अब यहाँ पर हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं उन्हें भी देखेंगे। पहला है विधानवाचक। इसमें क्रिया होने या करने की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा उदाहरण है महेश पढ़ रहा है। एक तरह से ये बिल्कुल सरल वाक्य होता है, सीधा सीधा वाक्य होता है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर राम ने केला खाया है, कुछ भी सिंपल वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या होता है, कार्य न होने या न करने का भाव प्रकट होता है, तो इसे नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं आप। जैसे राम नहीं पढ़ता है, और दूसरा है बच्चों को मत बुलाओ। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने का भाव रहता है इसमें, जैसे राम कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में क्या लगा होता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है। तीसरा है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश का भाव रहता है वो क्या होते हैं, आज्ञावाचक। जैसे बड़ों का आदर करो और कृपया शांत रहिए। इसमें क्या है, अनुरोध किया जा रहा है कृपया शांत रहिए, और बड़ों का आदर करो, इसमें क्या है, आज्ञा भी है और क्या है, आदेश भी दिया जा सकता है। पांचवा देखिए इसमें इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव हो वो क्या होते हैं, इच्छावाचक। जैसे तुम सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारे साथ है। और छठा है इसमें देखिए संदेहवाचक में, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त हो, जैसे शायद हम नैनीताल जाएं। तो इसमें क्या है, संदेह है कि हम नैनीताल जाएं या नहीं, तो वो उसमें संदेह किया जा रहा है। जैसे शायद हम नैनीताल जाएं, शायद वह आज आ जाए, शायद वह कल दिल्ली जाए। तो इस तरह के क्या है ये वाक्य संदेहवाचक, शायद राम आए। 7वें नंबर का देखिए अर्थ के आधार पर है वाक्य संकेतवाचक। क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। इसमें कोई भी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर ही निर्भर रहता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। देखिए इसमें तो क्या है, एक संकेतवाचक यहाँ पर शब्द है। अगला है 8वां विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि प्रकट हो वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे शाबाश तुमने बढ़िया काम किया, और इसमें क्या लगा हुआ है, विस्मय चिन्ह भी लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है इसमें। अब यहाँ पर हम कुछ वाक्य परिवर्तन देखेंगे, जिसमें सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करके दिखाया हुआ है। पहला हमारा जो सरल वाक्य है, देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, सूर्योदय पर पक्षी बोलने लगे। अगर हम इसे ही संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दें तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए संयुक्त वाक्य का इसमें कैसे बनेगा, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अब इसमें देखिए जो और शब्द है वो क्या है, वो है एक संयोजक अवयव। और संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सरल वाक्य संयोजक अवयव से जुड़े होते हैं। तो इसमें दो सरल वाक्य हैं। देखिए सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य है ये, और दूसरा है पक्षी बोलने लगे। तो दो ये अलग अलग सरल वाक्य हैं, और ये दोनों सरल वाक्य हमने एक संयोजक अवयव यानी कि और से हमने इसको जोड़ दिया। तो हमारा जो वाक्य बना है वो है सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अब इसी में हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, राम बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया। अब इसे अगर हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें तो कैसे बनेगा, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। तो इसमें जो इसलिए है
वो क्या है, एक संयोजक अवयव। तीसरा इसका उदाहरण देखिए अभी सरल वाक्य में विद्यार्थी को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिला। एकदम सरल वाक्य है इसमें। और संयुक्त वाक्य अगर हम इसे बनाते हैं तो कैसे बनेगा, विद्यार्थी परिश्रम करता है। एक देखिए सरल वाक्य ये है और दूसरा वाक्य क्या है, उसे उसका लाभ नहीं मिला। अब हमने इन दोनों वाक्यों को अगर जोड़ना है तो हमने क्या किया, एक शब्द लेकिन, जो क्या है एक संयोजक अवयव, उसका प्रयोग करके हमने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया और वाक्य बना, विद्यार्थी परिश्रम करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिला। चौथा इसमें देखिए सरल वाक्य, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। अगर हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो कैसे होगा, न एक काम पूरा हुआ न दूसरा। अब यहाँ पर कुछ संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन करके बताया गया है। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हुआ है ये, तो यहाँ पर हमारा संयुक्त नहीं होगा, ये होगा हमारा सरल होगा। मैं इसकी हेडिंग थोड़ा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा संयुक्त नहीं है बल्कि सरल है। यहाँ पर हम सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन करके दिखाएंगे। पहला हमारा सरल वाक्य है, देखिए धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। एकदम सिंपल सेंटेंस है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। अगर हम उसे मिश्र वाक्य में बदलें तो कैसे बनेगा, देखिए जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। तो हमने देखिए सबसे पहले इसकी जो मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है उसको हम रिपीट कर लेते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। और दोनों मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समुच्चयबोधक अवयव से जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए समुच्चयबोधक अवयव क्या है, इसमें है जो क्या है, एक समुच्चयबोधक अवयव। इसमें जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। तो हमने इन दोनों उपवाक्यों को और मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों को हमने जो शब्द से यहाँ पर पूरा किया है। दूसरा है इसमें उदाहरण देखिए अभी सरल वाक्य है एक, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। एकदम सिंपल सेंटेंस है ये। अब हम अगर इसका मिश्र वाक्य बनाएं तो कैसे बनेगा, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। यहाँ पर देखिए क्योंकि और इसलिए दोनों ही क्या है, समुच्चयबोधक अवयव। और हमने जब इन दोनों का प्रयोग किया तो हमने इन दोनों ही सेंटेंस को, उसे जूते खरीदने थे और दूसरा है बाजार गया, इन दोनों को जोड़ के एक मिश्र वाक्य बनाया है, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। अगला यहाँ पर देखिए एक सरल वाक्य है फिर से, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ये एकदम सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसका मिश्र वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनेगा, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। तो यहाँ पर जो कि है वो क्या है, एक समुच्चयबोधक अवयव है। तो यहाँ पर हमने एक मुख्य उपवाक्य और दूसरे आश्रित उपवाक्य को की जो समुच्चयबोधक अवयव है उससे यहाँ पर जोड़ के बनाया। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। अगला देखिए यहाँ पर प्रेरणार्थक वाक्य होते हैं। किसे कहा जाता है प्रेरणार्थक वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य कर्ता से क्रिया करवाता है उसे प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं जो कर्ता होता है वो काम नहीं करता है या क्रिया नहीं करता है, वो किसी दूसरे ही कर्ता से वो क्रिया करवाता है, तो उसमें प्रेरणार्थक वाक्य उसे कहा जाता है। प्रेरणार्थक वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक कौन होता है, देखिए पहला प्रेरणार्थक कौन होता है, जैसे पिता पुत्र को लिखना सिखाता है। तो अब पिता जैसे सिखाते हैं बच्चे को, तो वो क्या कर रहे हैं, पुत्र को लिखना सिखाते हैं, सिखाता है। तो इसमें क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। और प्रेरणार्थक दूसरा क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे पिता पुत्र द्वारा भिखारी को पैसा देता है।
इसमें क्या है, पिता स्वयं किसी भिखारी को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो किसके द्वारा दिलवा रहे हैं पैसा, अपने पुत्र के द्वारा। तो इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक कौन है, इसमें पुत्र है। और पहले वाले सेंटेंस में कौन था, प्रथम प्रेरणार्थक पिता था, क्योंकि पिता जो है पुत्र को लिखना सिखाते हैं। अन्वय, वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि में सामंजस्य होना चाहिए। जब इन सभी चीज़ों में सामंजस्य होगा तभी क्या हो गया कि वाक्य के पद सही बनेंगे। यहाँ पर मैं इसी से संबंधित, वाक्य से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप इनको भी ध्यान से देखिए। पहला हमारा प्रश्न है, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। इसके ऑप्शन है रचना के आधार पर, रचना, दूसरा ऑप्शन है रचना और अर्थ के आधार पर, तीसरा है वाक्य की प्रकृति के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो वाक्य के भेद किए गए हैं किसके आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4 या 8। तो अभी मैंने आपको बताया कि रचना में 3 वर्ण हैं, देखिए 1, 2, 3। तो हम किस ऑप्शन में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला है, डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा वो हमने बताना है। जिज्ञासा, भ्रम, संदेह या फिर भय। तो इसमें जो शब्द भरा जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, संदेह के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा, हमें बताना है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। ये वाक्य कैसा है, विस्मयार्थक है, देशभक्ति परक है, इच्छार्थक है या फिर आदेशार्थक है, आदेश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। वाक्य किस प्रकार का है, ये एक सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, ये वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें क्या देखिए, तो जो इसमें समुच्चय बोधक अवयव है उससे ये जुड़े हुए हैं दो वाक्य। देखिए, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, और ये है एक मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। इसके ऑप्शन है मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें क्या है कि क्या है, ये समुच्चय बोधक अवयव की से ये वाक्य जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, युवा संतोष का कारण निरंतर डैश वृद्धि है। तो इसमें ऑप्शन है राजनीति, दुराचार, भ्रष्टाचार या फिर अशिष्टता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार वृद्धि है। युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरह का वाक्य है, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो ये है एक कैसा, मिश्र वाक्य। इसमें क्योंकि जो की है वो क्या है, एक समुच्चय बोधक अवयव। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा प्रश्न शायद हो चुका है। उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। विस्मयवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है या फिर संदेहवाचक है। तो उसने खा लिया होगा, यहाँ पर होगा में बात की जा रही है, शायद उसने खा लिया होगा या नहीं भी खाया होगा। तो यहाँ पर क्या झलक रहा है, यहाँ पर संदेह झलक रहा है। तो ये है एक संदेहवाचक वाक्य।
अगला प्रश्न है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। वाक्य का प्रकार है इच्छार्थक, विधानार्थक, निषेधात्मक और अगला है विस्मयादिबोधक। तो इसमें है, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला प्रश्न है, सीढ़ी के किनारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? एक उद्देश्यवर्धक है, साधारण उद्देश्य है, विधेय विस्तारक है या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यवर्धक। क्योंकि देखिए सीढ़ी के सहारे, यहाँ पर जहाज पर पहुंचना एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य पर किसके द्वारा पहुंचा जा रहा है? सीढ़ी के सहारे। इसीलिए क्या आंसर होगा? उद्देश्यवर्धक। अगला प्रश्न है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या फिर संकेतवाचक। तो इसमें जो फसल का अच्छा होना है वो किस पर है? बाढ़ की न आने के संकेत पर। तो इसमें कौन सा वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है हमें। पहला है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। दूसरा है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तीसरा है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। और चौथा है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो इसमें देखिए जो दो सरल वाक्य हैं, मैं पढ़ता हूँ और दूसरा है वह गाता है, ये दोनों सरल वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? और शब्द से ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें और क्या है? संयोजक अवयव। जब दो सरल वाक्य किसी संयोजक अवयव से जुड़े रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है वह। और देख लेते हैं हम इसमें जो ए है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये किस प्रकार का है? ये है सरल वाक्य है। ये कैसा है? सरल वाक्य है। और तीसरा है इसमें सी, देखिए जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तो इसमें है जो क्या है? एक यहाँ पर समुच्चयबोधक अवयव है। तो ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि आपको सेंटेंस में क्या क्या शब्द मिलेंगे? कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ तहाँ, जिधर उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। ये समुच्चयबोधक अवयव आपको अगर किसी वाक्य में दिख जाएं तो वहाँ पर आप मिश्र वाक्य में टिक करिएगा। और संयुक्त वाक्य में अगर आपको संयोजक अवयव जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो, अगर ये शब्द दिख जाएं तो आप किस में टिक करिएगा? संयुक्त वाक्य में। और इसमें देखिए डी है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। ये कैसा है? एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदल के हमें क्या बनाना है? इसे नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो इसके ऑप्शन है, देखिए, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं। अगला है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं। सी है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। और डी है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। और इन दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? देखिए इसमें दो सेंटेंस हैं, एक है कृष्ण बांसुरी बजाते थे और दूसरा है राधा नाचती थी। और ये दोनों सेंटेंस एक किससे जुड़े हुए हैं? और से। तो ये क्या है? और संयोजक अवयव। और संयोजक अवयव अगर आपको कहीं पर दिख जाए तो वो कैसा होता है? वो होता है संयुक्त वाक्य। तो ये कैसा है? एक संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की।
उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। तो हमें इसमें इसका उद्देश्य बताना है कि कौन है। इसमें युवा भारतीय टीम है, ऑप्शन नंबर ए। बी है टॉस, सी है बल्लेबाजी और डी है भारतीय टीम। उद्देश्य क्या होता है? जिसमें वाक्य के बारे में कुछ कहा जाता है। और विधेय क्या होता है? जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? भारतीय टीम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, युवा भारतीय टीम के बारे में। अगला प्रश्न है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार में? वाक्यों का, शब्दों का, ए व बी दोनों का, या फिर वर्णों का? तो वाक्य विचार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए, वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधेय के अंतर्गत आता है, क्या आता है विधेय के अंतर्गत? कर्ता आता है, कर्म आता है, क्रिया आता है, या फिर कर्म और क्रिया दोनों ही आते हैं? तो विधेय क्या होता है? जिसमें कर्म और क्रिया दोनों का ही वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो अर्थ की दृष्टि से देखिए 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने होते हैं अर्थ की दृष्टि से? 8। इसमें है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाचक वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य और चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसमें से ए, बी और डी ये तीनों ही अर्थ के आधार पर हैं, लेकिन जो संयुक्त वाक्य हैं वो रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण में आता है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसके ऑप्शन है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। सी है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तीसरा है, नेताजी भाषण देकर चले गए। और चौथा है, चोर को देखकर सिपाही दौड़ने लगा। तो इसमें से हमें मिश्र वाक्य छांटना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसमें देखिए जो की है ये क्या है? ये उपवाक्य दोनों को किससे जोड़ रखा है इसने? समुच्चयबोधक अवयव जो कि की है। तो इससे ये वाक्य पूरा होता है। और इसके अलावा देखिए बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें क्या है, जो इसलिए शब्द है यहाँ पर, ये क्या है? एक संयोजक अवयव। तो ये यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। क्या है? एक संयुक्त वाक्य। आप कहीं पर भी संयोजक अवयव अगर किसी सेंटेंस में देखते हैं तो वो क्या होगा? एक संयुक्त वाक्य होगा। अगला है देखिए इसमें, नेताजी भाषण देकर चले गए। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। और अगला है, चोर को देखकर सिपाही दौड़ने लगा। ये भी क्या है? एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? पहला है, उसने खाना खाया और सो गया। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तीसरा है, वह खाना खाकर सो गया। और चौथा है, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसने खाना खाया और सो गया। क्योंकि यहाँ पर जो और है वो क्या है? एक संयोजक अवयव। और दूसरा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। ये क्या है? एक जिसमें कि जो समुच्चयबोधक अवयव है अगर आए तो वो कैसा सेंटेंस होता है? वो होता है मिश्र वाक्य। अगला है, वह खाना खाकर सो गया। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। और अगला चौथे नंबर का है, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह भी क्या है? एक सरल वाक्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने खाना खाया और सो गया, एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य हमें बताना है? प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, या फिर संकेतवाचक? तो यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, इसमें क्या दी जा रही है? आज्ञा। तो ये है एक आज्ञावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता करता है तो उसे कहा जाता है पद, ध्वनि, समास या फिर वाक्य? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद। अगला प्रश्न है, राम की गाय दूध देती है। किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है, सी ऑप्शन सही होगा। उसने
परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसके ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें देखिए यहाँ पर किंतु, परंतु इस तरह के अगर संयोजक अवयव दिखें आपको तो उसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, मित्रों को काटकर केक खिलाओ। वाक्य में अशुद्धि है, कैसी अशुद्धि है इस वाक्य में? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, संज्ञा संबंधी या पद क्रम संबंधी? तो इसमें जो अशुद्धि है वो है ऑप्शन नंबर डी, पद क्रम संबंधी। इसमें जो पद हैं वो आगे पीछे हुए हैं, तो इसका सही वाक्य कैसा होना चाहिए था? मित्रों को केक काटकर खिलाओ। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए अर्थ, अ से अर्थ, और अभी मैंने बताया अ से क्या होता है, 8। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 8 वो बिल्कुल सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। अगला प्रश्न है, छी छी कितनी गंदगी है। वाक्य किस तरह का है? संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या फिर आज्ञावाचक? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। ये इसके ऑप्शन देखिए किस तरह का वाक्य है ये? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है कि उसने कहा कि मैं जाऊंगा, और की क्या है? एक समुच्चय बोधक अवयव। और मैंने अभी बताया अगर आपको कहीं पर भी समुच्चय बोधक अवयव की, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आपको दिखे तो वहाँ पर कैसा वाक्य होता है? वो मिश्र वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। ये किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है एक मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसने क्या आया है, ये मिश्र वाक्य में जिसने क्या है, एक समुच्चय बोधक अवयव। इसमें मिश्र वाक्य में क्या है, एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, जिसको किसने जोड़ रखा है? समुच्चय बोधक अवयव, जिसने ने यहाँ पर इसे जोड़ा हुआ है इन दोनों वाक्यों को। तो यहाँ पर है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं वाक्य के? 2 घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं, कर्म और विशेषण होते हैं या फिर कर्म और क्रिया होते हैं। तो वाक्य के जो घटक होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए वाक्य में, और विधेय जो कुछ कहा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? इसके ऑप्शन हैं, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। दूसरा ऑप्शन है, दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे। तीसरा है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। चौथा है, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। अब देखिए इसमें क्या है, नारायण धनी है परंतु यहाँ पर क्या है? परंतु एक संयोजक अवयव है, और संयोजक अवयव मैंने अभी बताए आपको, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो। देखिए यहाँ पर परंतु आया है, एक क्या है, ये संयोजक अवयव है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, और यहाँ पर देखिए जैसे का प्रयोग हुआ है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा जो आश्रित उपवाक्य होता है उसको समुच्चय बोधक अवयव। कौन कौन से होते हैं समुच्चय बोधक अवयव? कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सब क्या है? ये सब है समुच्चय बोधक अवयव, इनसे जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। अगला है, दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे। देखिए यहाँ पर कोई भी समुच्चय बोधक अवयव नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई संयोजक अवयव है, तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। तीसरा है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, ये भी सरल वाक्य है।
तो ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न हमारा हो चुका है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक कैसा लगा। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।